एवरीवन, दिस इज़ उमंग शर्मा। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपका इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर। अभी जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है ये आपका इकोनॉमिक्स का सैम्पल पेपर है जो अभी सीबीएसई ने रिलीज़ किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पेपर में आपको दिया है, देयर आर टोटल 60 क्वेश्चंस, आपको 50 अटैम्प्ट करने हैं। उसमें से सेक्शन ए में आपको 24 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से आपको 28 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अगेन सेक्शन बी में भी 24 होंगे, 20 अटैम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 12 हैं और 60 मतलब 10 अटैम्प्ट करने हैं। तो टोटल बात ये है कि आपको 60 में से 50 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि मतलब सेक्शन ए में से आपको 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने ही पड़ेंगे, सेक्शन बी में से भी 20 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने पड़ेंगे और सेक्शन सी में से भी। ठीक है, चलो क्वेश्चन जल्दी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है, होप आपको स्क्रीन पे क्लियर विजिबल होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका दे रखा है, द गवर्नमेंट कैन अचीव इट्स बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बाय फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है आपको, मैनेजिंग द जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी टू द डिजायर्ड लेवल। नेक्स्ट दिया है, इंक्रीजिंग द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमी, नहीं ये नहीं हो सकता। ब्रिंगिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अंडर इट्स डायरेक्ट एंड एब्सोल्यूट कंट्रोल, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट दिया है, रेशनलाइजेशन ऑफ टैक्स इन प्रो पुअर डायरेक्शन, डी इज द राइट आंसर पहले क्वेश्चन का। अगेन नेक्स्ट, अच्छा मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि अभी हम आपको जो जो क्वेश्चंस में डाउट है, मतलब मैंने आपको आंसर बताया उसके बाद भी अगर आपको डाउट है उनमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उनको आपको समझा दूंगी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक एक को समझाना अभी यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ एन इकोनॉमी रिकॉर्ड फिल इन द ब्लैंक्स फॉर अ फिजिकल ईयर। फर्स्ट ऑप्शन दिया है इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, सेकेंड है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फंड ऑफ द गवर्नमेंट, नेक्स्ट है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू फ्रॉम द इकोनॉमी, नेक्स्ट दिया हुआ है इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ लोन्स टू फ्रॉम अ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेकेंड वाले का मुझे लगता है सही आंसर होना चाहिए सी, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टू द फ्रॉम ऑफ द इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विद द जनरल पब्लिक। ओके, आंसर है मतलब जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। बैंक BOI, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर, तो थर्ड का सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट है उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इनविजिबल आइटम अंडर करंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजेक्शंस। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट दिया है एयर एंड सी ट्रांसपोर्ट, नेक्स्ट दिया है पोस्टल एंड कोरियर सर्विसेज, एजुकेशन रिलेटेड ट्रेवल, और नेक्स्ट दिया है आपको मर्चेंडाइज लिंक ट्रांजेक्शन्स। तो फोर्थ का जो सही आंसर होगा वो डी होगा, मर्चेंडाइज लिंक ट्रांजेक्शन्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव फ्रॉम द फॉलोइंग। स्टेटमेंट दी गई हैं आपको दो, यहाँ पे आपको करेक्ट जो स्टेटमेंट है उसको बताना है। फर्स्ट जो है, डिमोनेटाइजेशन वॉज द स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ करप्शन, ब्लैक मनी, टेररिज्म एंड सर्कुलेशन ऑफ फेक करेंसी इन द इंडियन इकोनॉमी। ओके, फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है, डिमोनेटाइजेशन हैज इंश्योर्ड इम्प्रूव टैक्स कंप्लायंसेस इन इंडिया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आपको ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं यहाँ पे, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू
ओके, हाँ बिल्कुल, फर्स्ट वाला ऑल्टरनेटिव ठीक है, मैं बाकी वैसे पढ़ लेती हूँ बट वैसे दोनों ही ठीक है। नीचे है बोथ द स्टेटमेंट आर फॉल्स, ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, नहीं ये भी नहीं। ठीक है, आगे दोनों स्टेटमेंट सही हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बिना टाइम, आई होप कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है और आपको चीज़ें जल्दी जल्दी सॉल्व करने के लिए मिल रही हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिस साक्षी एन इकोनॉमिक टीचर was explaining the concept of minimum percentage of the total deposit to the cap by any commercial bank with the central bank of the country as per norms the statute prevailing in the country। ठीक है, from the following choose the correct alternative which is specific toward the concept explained by her। ठीक है, इसमें आपको यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो है वो दिया हुआ है कैश रिजर्व रेशियो, सेकंड दिया है रेपो रेट, नेक्स्ट दिया है बैंक रेट और उसके नेक्स्ट आपको दिया हुआ है SLR। नहीं, फर्स्ट वाला आंसर सही है, कैश रिजर्व रेशियो के बारे में वो एक्सप्लेन कर रही है। उसके बाद में नंबर 7 में दिया है टू फ्रेंड्स मीरा एंड सिंधु आर discussing the exchange rate system। Under this system, the exchange rate are determined by the market force of demand and supply। However, deliberate efforts are made by the competent authority to keep the exchange rates within the specific range। ठीक है, द above मेंटेन्स स्टेटमेंट was given by Sindhu। Identify the type of exchange was she talking about। ओके, आपको बताना है, आपको जो ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं वो है फर्स्ट फिक्स एक्सचेंज रेट या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या फिर मैनेज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। 7th का सही आंसर होगा सी मेरे हिसाब से, क्योंकि मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, आपको 2 स्टेटमेंट दी गई हैं, आपको करेक्ट जो ऑल्टरनेटिव है वो बताना है कौन सा होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखी है पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। सेकेंड है पब्लिक गुड्स आर एक्सक्लूसिबल एंड rivalrous in nature। आपको इसमें दिए हुए हैं। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट एक बार वापस मैं पढ़ लेती हूँ। क्या दिया हुआ है, पब्लिक गुड्स आर दोज गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर कलेक्टिवली कंज्यूम्ड बाय द पब्लिक। ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है, तो इसमें सही आंसर होगा बोथ द स्टेटमेंट। नहीं, फर्स्ट वाला नहीं सही होगा, बोथ द स्टेटमेंट फॉल्स। नहीं, स्टेटमेंट ये आंसर सी ठीक होगा, आंसर डी गलत है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में। आप लोग भी इन वाले क्वेश्चंस को या तो इस वीडियो को सेव करके रख लेना, और कोई भी ऐसा है जिसका आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगी वो वाला। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर ऑफ अ नेशन are the two main categories of account for the classification of the transactions are dash and dash। ठीक है, अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर इन अ नेशन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पे करंट अकाउंट, ऑप्शन बी आपको दिया है यूनिलैटरल ट्रांसफर अकाउंट, कैपिटल अकाउंट या लोन अकाउंट। 9th का क्या है, अंडर द बैलेंस ऑफ पेमेंट स्ट्रक्चर नेशन ऑफ टू मेन कैटेगरीज अकाउंट फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स आर डैश डैश। मेरे हिसाब से इसका आंसर शायद बी होना चाहिए, बिकॉज वन साइडेड एक तरफा ही होते हैं।
तो ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, 9th में टिक कर लेती हूँ, बट वैसे मुझे लगता है इसका आंसर बी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की साइड। मैं भी एक्चुअली पहली बार ही ये पेपर देख रही हूँ आपके सामने, है ना। क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ आरबीआई। आरबीआई का फंक्शन कौन सा नहीं है। फर्स्ट दिया है टू एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द गोल्ड रिजर्व ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है टू एक्ट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टू इशू कॉइन एंड 1 रुपी नोट। देखो 10th का डी सही होगा, टू इशू कॉइन एंड 1 रुपी नोट, क्योंकि 1 रुपी नोट जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं देती, मतलब उसका फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट है आपको बताना है, अच्छा मैं एक चीज़ और आपको थोड़ा सा, वैसे मुझे पता है आप समझदार हैं, आपको पता होगा, ये जो नोट वाले हैं ना इनको ध्यान से पढ़ा करो। कभी कभी क्या होता है हम नोट नहीं पढ़ते और उसकी वजह से आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाता है ना। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR 1956 फॉर्म द बेसिस ऑफ द 5-year प्लान। फर्स्ट, फोर्थ, सेकेंड और थर्ड, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दिया है, सेकेंड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की साइड। क्या है भाई, देखो मतलब अभी तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए उनके हिसाब से लग रहा है कि पेपर बहुत ही ज़्यादा इजी है और इजी टाइप का पेपर ही आने वाला है, और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस तो सैम्पल पेपर से ही आपको क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है आप, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू, आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है आपको, साइज ऑफ लेबर फोर्स इन अ कंट्री, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ कंट्री, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क फोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी, या नेचर ऑफ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। 12th क्या दिया है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर टू। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर किसको रेफर करता है, सी होगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अमंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ एन इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस which is sold in the market by the farmer after meeting their self consumption requirements। ओके, आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, ट्रेड सरप्लस दिया है, मार्केटेबल सरप्लस दिया हुआ है, प्रोड्यूसर सरप्लस दिया हुआ है और कंज्यूमर सरप्लस दिया हुआ है। देखो इसका मार्केटेबल सरप्लस इसका सही आंसर होना चाहिए। मार्केटेबल सरप्लस इज द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अगेन आपको एक करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं आपको। पहली स्टेटमेंट आपको दी है, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द मिनिमम कैलोरिफिक requirements of an individual in a day। आप फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन इन मॉनेटरी टर्म हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर ऑफ अल्टरनेटिव। बी जो स्टेटमेंट दी गई है वो गलत स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो इसका होना चाहिए, नहीं ये भी नहीं होगा, दोनों, इसका सी ऑप्शन सही होगा। 14 का ऑप्शन नंबर सी ठीक होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको क्या दिया जा रहा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली चूज करेक्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है, अगेन वही, इंडिया इज ऑफ्टन कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग हब ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट, ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट तो देखो ट्रू है, क्योंकि इंडिया मतलब आउटसोर्सिंग हब तो है ही। नेक्स्ट दिया है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेटस गेन बाय इंडिया एट द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म।
मेरे हिसाब से इसका जो बी स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है ना। तो इसका आंसर होना चाहिए फर्स्ट, बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 16 पर। 16 में क्या है, बिफोर द एडवांस ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन 1960s इंडिया वाज प्राइमरी डिपेंड ऑन, इंडिया किस पे पूरे तरीके से डिपेंड, फॉर द सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। ये मतलब मुझे लगता है कि आपको पता होगा, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नंबर 16। ओके, ये हमें क्या करना है, फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन सेट स्टेटमेंट कॉलम ए एंड बी चूज द करेक्ट पेयर, ठीक है। ये बचपन में मुझे करने में बहुत मज़ा आता था। चलो अभी देखते हैं कॉलम कौन से किससे क्या मैच हो रहा है। तो अच्छा ओके, हम इसके दूसरे पेज में वो दिया गया है, इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहले एक बार यहाँ से पढ़ लेते हैं कि कौन कौन से कॉलम्स में क्या दिया हुआ है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, नेक्स्ट है इधर ट्रेड एंड, एक सेकेंड, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए पहले एक बार हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन हमें ए का आए, ठीक है। ये तो सिंपल ए का फर्स्ट वाला ही है, बी का बी के कॉलम में जो सेकंड है वो सी का सी, ठीक है। अब हम वापस अपने क्वेश्चन पे चलते हैं 17। हाँ अभी ठीक है, आपको भी दिख रहा होगा। देखो फर्स्ट वाले कॉलम में मैं एक इस कॉलम की बात कर रही हूँ अभी, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका है एक्सपेंड द एक्सेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड गुड्स ओवर द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स। नेक्स्ट ट्रेड सरप्लस एंड एलिमेंट ऑफ इनविजिबल आइटम। नेक्स्ट दिया है इधर करेंट ट्रांसफर ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट दिया है इधर रिकॉर्डेड एज अ पॉजिटिव आइटम इन द BOP अकाउंट। नेक्स्ट दिया है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। आप देखोगे तो बाकी सारे जो हैं वो एक दूसरे के साथ सही पेयर नहीं बना रहे हैं, बट जो डी वाला दिया हुआ है वो बिल्कुल सही पेयर बना रहा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है भाई, देखते हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट NABARD was set up in 1982 as the body of coordinate the activity of two institutions involved in the rural financing system। ऑप्शंस कौन कौन से दिए गए हैं आपको यहाँ पे, कॉरपोरेटिव, कोऑपरेटिव, एपेक्स, माइक्रो क्रेडिट या फिर प्राइवेट क्रेडिट। देखो जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट था वो सबसे एपेक्स बॉडी था, सबसे सर्वोच्च बॉडी था, सबसे उस टाइम पे सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि प्राइमरी या फिर सबसे बेसिक जो था वो ये था, तो यहाँ पे एपेक्स आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। क्या है क्वेश्चन नंबर 19, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू vaccinate the adult population of India with कोवैक्सीन या कोविशील्ड without any charge। this would be categorized as, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, अभी जो चल रहा है उससे रिलेटेड है तो आपको ये पता होना चाहिए। दिया है रिवेन्यू नेचर आइटम, या इसे आप किस में वो करोगे, रिवेन्यू नेचर आइटम है या कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर है या कैपिटल नेचर इनकम है। मुझे लगता है वैसे आप सबको इसका आंसर पता होना चाहिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब आपको मालूम होना चाहिए, आप अकाउंट्स के बच्चे हो। लेकिन मैं बता देती हूँ कि 19 का सी आंसर सही होना चाहिए, रिवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, fill in the blanks, is not a reason for poverty in India।
इनमें से कौन सा नहीं है रीज़न? फर्स्ट दिया है पॉपुलेशन एक्सप्लोशन, या फिर जीडीपी राइज इन पर कैपिटा, या फिर लो कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर सोशियो इकोनॉमिक एक्सक्लूजन। देखो बाकी जो 3 दिए हुए हैं यानी पॉपुलेशन और लो कैपिटल या ये वाला, ये तीनों आप देखोगे कि ये पॉवर्टी का रीज़न है, बट जीडीपी पॉवर्टी का रीज़न नहीं है ना? तो इसका बी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया हुआ है देखिए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है, इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमिक मिस्टर नीरज हैज़ डिपॉजिट 100 in the bank. If it is assumed that there is no other currency circulation in economy, then the total money supply in economic will be 0, 100 या not defined या फिर 120। तो आप देखोगे कि नीरज हैज़ डिपॉजिट 100 रुपीज़, वो पहले से बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि नो अदर करेंसी सर्कुलेशन इन इकोनॉमिक मनी, तो 100 का 100 ही रहेगा, मतलब बी आंसर सही है 100। यहाँ पे जितना भी दिया हो अगर नो सर्कुलेशन है तो आप वही आंसर लगाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या दिया हुआ है, सिंस इंडिपेंडेंस इंडिया हैज़ witnessed a considerable fall in the infant mortality rate in India. Identify which of the following may not be one of the reason for the fall in the infant mortality rate। इनमें से कौन सा नहीं है हमें ये बताना है, मे बी नॉट, ठीक है। फर्स्ट दिया हुआ है आपको इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ फैसिलिटीज़ ओवर द ईयर। सेकेंड दिया हुआ है आपको कौन सा नहीं है हमें ये बताना है, तो फर्स्ट वाला तो है, सेकेंड वाला है इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन स्टैंडर्ड्स ओवर द ईयर, सेकेंड भी है। नेक्स्ट है फॉल इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द नेशन ओवर द ईयर। इसके नेक्स्ट क्या है, फॉल इन, अच्छा तो सी वाला आंसर होगा इसका, क्योंकि बोल रहा है कि कौन सा नहीं है ना। और नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशन ओवर द ईयर, ये भी है, तो इसका जो सही 22 का जो सही आंसर है वो सी होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट दिया गया है, देखो यहाँ पे क्या दिया है 23rd में अगेन आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं सही है। फर्स्ट वाले में आपको दिया हुआ है यहाँ पे, subsidiaries do not add any burden on the financial health of a nation. Okay, subsidiaries do not add any burden। फर्स्ट वाला तो एक बार सेकेंड और पढ़ लेते हैं। कंप्लीट रिमूवल ऑफ सब्सिडरीज में violate the aim of equitable distribution of income। ओके, फर्स्ट क्या था, सब्सिडीज डू नॉट एड। ओके देखो फर्स्ट वाला तो रॉन्ग है, फॉल्स है, और सेकंड वाला ट्रू है, तो इसमें से इसका सही होगा ये भी नहीं सही होगा, बी मुझे लगता है इसका डी वाला 23rd का डी सही होगा, कि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो गलत है और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो सही है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की साइड। क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है देखते हैं एक बार, और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, कल हम इसका सेक्शन बी सॉल्व करेंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रायर टू इंडियाज इंडिपेंडेंस द stagnation in the agriculture sector was mainly caused by dash। ठीक है, इसमें कौन सा mainly caused है। फर्स्ट दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, सेकंड दिया है इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़, नेक्स्ट है एडवांस्ड
इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी, और जो नेक्स्ट दिया हुआ है इसका आपको लैंड सेटलमेंट स्टेटमेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। तो देखो, इंडिया इंडिपेंडेंस की बात हो रही है अगर, तो एग्रीकल्चर सेक्टर वाज मेनली कॉज्ड बाय लैंड सेटलमेंट सिस्टम, LSS। ठीक है, दिस इज द राइट आंसर। ये हमारे 24 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। इनमें से 20 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तो आप इनको देख लेना। आपको कोई भी चीज़ है जिसके आपको डिटेल चाहिए, आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे बता देना, हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कल हम सॉल्व करेंगे इसी का सेक्शन बी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो वीडियो को, ताकि वो लोग भी, उनको सॉल्यूशन मिल जाए सैम्पल पेपर्स के। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।